पाकिस्तान के नए कैप्टन मोहम्मद रिजवान जब कल कराची के एक होटल में रुके थे जहां से उनको ऑस्ट्रेलिया डिपार्चर करना था, वहां पे एक जर्नलिस्ट ने उनको पकड़ा और उनसे सवालात किए गए। और जो सबसे बड़ा सवाल था वो फखर जमा को लेके हुआ कि क्या आपको लगता है कि फखर जमा के साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि फखर जमा का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो छीना गया और ओडीआई या T20 स्क्वाड में भी उनको अब जगह नहीं मिली। तो जो मोहम्मद रिजवान है उन्होंने ना इस तरह अपनी बात क्लियर की कि भाई ऐसी कोई बात मुंह से ना निकल जाए कि कल मोहम्मद रिजवान के ऊपर कोई बात आ जाए। तो मोहम्मद रिजवान कह दे कि भाई साहब इसमें कोई शक नहीं है कि फखर जमा एक इम्पैक्टफुल खिलाड़ी है और काफी मैच उन्होंने जिताए हैं अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन जहां तक उनकी सिलेक्शन या उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है, हम कुछ नहीं कह सकते। भाई मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है और कुछ फैसले होते हैं जो सिलेक्शन कमेटी या मैनेजमेंट करती है और हमें उन फैसलों की कदर करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और अभी जो फखर जमा का मसला है अभी वो सॉर्ट आउट हो रहा है सिलेक्शन कमेटी के साथ और होपफुली जो फखर जमा का मसला है वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये इस तरह की जो बात है वो मोहम्मद रिजवान ने की है। और आपको मालूम होगा कि फखर जमा जैसा खिलाड़ी पाकिस्तान के पास भाई साहब इस वक्त तो कम से कम नहीं है। और अगर आप देखेंगे फखर जमा मतलब ओडीआई का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है पाकिस्तान का। और ये वक्तन फवक्तन होता रहता है पाकिस्तान क्रिकेट में कि आपके पास ऐसा कोई खिलाड़ी आता है, जब उनका दौर फिर आ जाता है ना, मतलब जब उनका पीक टाइम होता है वहां पे आप उनके साथ नाइंसाफी करते हैं। और फखर जमा पहला बंदा नहीं। आप देखिए उमर अकमल, नो डाउट उनके साथ कुछ डिसिप्लिन के मसले थे, स्टिल उमर अकमल का जब पीक टाइम था वहां पर ही उनको ड्रॉप कर दिया गया। ठीक उसी तरह अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर जब उन्होंने कमबैक किया था 2016 में, कुछ बैट्स उनके अच्छे नहीं हुए, उसके बाद उनको टीम से निकाला गया और फिर जब उनको मौका एक बार फिर से मिला तो तब तक उनका पीक टाइम खत्म हो चुका था। अब इसी तरह फखर जमा, मतलब आपके पास कौन सा खिलाड़ी है जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई है, जिन्होंने 196 रन 192 रन बनाए हैं, जिन्होंने 180 रन बनाए हैं। यानी जब फखर जमा चलते हैं ना, जब फखर जमा का बल्ला चलता है तो भाई साहब वो लंबा खेलता है। और आपके पास एक ही ऐसा खिलाड़ी है ओडीआई में जो इस तरह की इनिंग्स खेल सकता है। अगर आपका मैच फंसा हुआ है, आपने 300 रन चेस करने हैं, आपने 350 रन चेस करने हैं, तो अगर फखर जमा 20-25 ओवर कहीं पर भी रहता है ना क्रीज में, तो भाई वो मुकाबला पाकिस्तान जीत जाती है। और काफी बार हमने ये देखा, और रिसेंटली ओडीआई वर्ल्ड कप में हमने ये देखा जब न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को 400 कुछ रन करने थे, वहां पर फखर जमान और बाबर आजम के दरमियान वो पार्टनरशिप हुई थी। तो वहां पर आप देखिए, मतलब तब तक पाकिस्तान ने 300-350 रन नहीं बनाए थे और उस मुकाबले में भी लग रहा था कि भाई फखर जमा आउट ऑफ फॉर्म था और शायद पाकिस्तान ये मुकाबला हार जाएगी और हर किसी का यही मानना था। लेकिन फखर जमा ने जब फिर धुलाई शुरू की न्यूजीलैंड बॉलर्स की, तो फिर आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान ने मुकाबला जीता था। अब इसी तरह से अगर आपको भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी में आगे जाना है या अभी जितनी भी ओडीआई सीरीज आपको खेलनी है, तो आपको भाई साहब फखर जमा को मौका देना पड़ेगा। फखर जमा को फिर से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपको रखना पड़ेगा और उनको भरपूर मौके आपको देने पड़ेंगे। अब फखर जमा मतलब अगर आप देखेंगे ना, पिछले कुछ सालों से उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस की है पाकिस्तान के लिए। सबसे पहली सेक्रीफाइस उनकी ये थी कि वो एक नेचुरल ओपनर है। आप देखिए जब उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में शायद उन्होंने वो डेब्यू किया था, श्रीलंका के खिलाफ वो इनिंग्स खेली थी, इंडिया के खिलाफ वो इनिंग्स खेली, तो प्रॉपर ओपनर है। लेकिन आपने भाई साहब उनको बहुत ज्यादा उनके साथ नाइंसाफी की, उनकी पोजीशन चेंज की। लेकिन फखर जमा ने कभी भी इस बात का गिला नहीं किया कि भाई मैं तो ओपनर हूं, आप मुझे नंबर 4 नंबर 5 पर खिला रहे हैं, कभी नंबर 3 पर खिला रहे हैं। स्टिल वो भाई साहब किसी भी फैसले से नाराज नहीं थे, वो हमेशा पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे और बहुत सारे खिलाड़ियों की तरह वो अपने माइलस्टोन्स पर ध्यान नहीं देते थे, हमेशा पाकिस्तान को प्रेफर किया, हमेशा कंट्री के लिए खेल रहा था। और आज उनको ये सिला मिला कि एक ट्वीट उन्होंने क्या कर दी, आपने भाई साहब उनको मतलब इतना ज्यादा मॉरल उनका डाउन कर दिया कि शायद ही फखर जमा अब उठ सकता है। जिस तरह से आपने उनको अटैक किया, जिस तरह से आपने उनको टारगेट किया, अब अगर आपको फखर जमा के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना ही था तो भाई आपको एक वार्निंग देनी थी कि भाई आप इस तरह ट्वीट नहीं कर सकते। अगर आप पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है तो अगर कोई भी चीज मतलब किसी भी खिलाड़ी को पीसीबी बाहर करती है, सिलेक्शन कमेटी बाहर करती है, आई नो कि आपको उस डिसीजन का रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर अगर आप कुछ बोलते हैं तो कम से कम आपको एक वार्निंग मिल जाती है। अगर आप बड़े खिलाड़ी है, लेकिन फखर जमा को कोई वार्निंग नहीं मिली, कुछ नहीं मिला और उसके बाद आप देखिए कि फखर जमा की क्या हालत हुई है। एनीवेज कल जो फखर जमा है उन्होंने साया कॉर्पोरेशन से जो उनके ताल्लुकात है वो भी खत्म कर दिए और
जो कल से बात आ रही कि फखर जमान ने खुद ट्वीट नहीं किया, जो एजेंट साया कॉर्पोरेशन में उनका सोशल मीडिया चलाता था उन्होंने ही वो ट्वीट किया था। अब जाहिर सी बात है कि फखर जमान की रजामंदी होगी, फखर जमान ने उनको भाई साहब उसके लिए अलाउ किया होगा, तब जाके उन्होंने ये ट्वीट किया। लेकिन एक बार फिर से जैसे मैंने कहा, अगर आप बड़े खिलाड़ी हैं तो आपका जो बोर्ड है या जो पीसीबी मैनेजमेंट है उनको चाहिए कि आपको बैक करे, ठीक उसी तरह जिस तरह से बाकी बोर्ड्स अपने बड़े खिलाड़ियों को बैक करते हैं, जिस तरह से विराट कोहली को इंडिया बैक करता है, रोहित शर्मा को इंडिया बैक करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कुछ है नहीं, और पॉलिटिकल जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो टीम में आ जाता है, चाहे उनकी परफॉर्मेंस हो ना हो, स्टिल वो 4-5-6 साल खेल ही लेता है। दूसरी तरफ से आप देखिए, मतलब ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस हुआ, इमामुल हक 50 की एवरेज से रन बना रहे बंदा, लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया गया। मतलब इसमें कोई मुझे सेंस नजर नहीं आ रहा है, और आने वाली जो सीरीज है उसमें सभी जो चीजें हैं आपको पता चलेगी कि कितनी गलतियां की है पाकिस्तान ने। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।